हे गाइस, इट्स वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई अच्छा हुआ ये जो सऊदी वाउदी क्लब है ना, अच्छा हुआ चैंपियंस लीग में नहीं है। मतलब लिटरली पीएसजी इनके सामने कुछ भी नहीं है अगर हम पैसे देने की बात करें। मतलब ठीक है बट स्टिल, लेकिन ये सऊदी वाले एक अलग ही लीग में खेलते हैं। अब एक्चुअली में होता कल ये है कि जो पोर्चुगल के जो उनकी जो अपनी नेशनल रिपोर्टर्स हैं, उनके जो नेशनल न्यूज़ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस चीज़ को कवर किया कि रोनाल्डो को मिडल ईस्ट से एक ऑफर आया है, जो कि पैसों के मामले में तो मतलब रोनाल्डो का ही नहीं बल्कि रोनाल्डो, एजेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड, तीनों की भाई तीनों के लिए सेक्सी ऑफर है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ऑफर की बात करें ना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 20 मिलियन तो एजेंट को मिलेंगे। मतलब वो सामने तो कह रहे हैं कि तेरा भी ध्यान रखेंगे, आराम से चले। उसके बाद 30 मिलियन ऑफर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफर करने के लिए तैयार है। कंपेरेटिवली अगर मैं तुमको बताऊं तो चेल्सी अगर बिड करती तो वो यहाँ पर 14 मिलियन यूरोज यानी कि 14 मिलियन यूरोज का यहाँ पर बिड करती और वो क्लब 30 मिलियन यूरो का बिड करता। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 105 मिलियन एक सीजन के रोनाल्डो को मिलते, यानी कि कुल मिला के 2 साल का वो ऑफर देते हैं और 210 मिलियन यूरोज का यहाँ पर एक तरीके से पैकेज होता है। हद हो गई भाई। मतलब यहाँ पर हम भी कह रहे थे कि कौन कौन सा वो क्लब है जो कि रोनाल्डो को अफोर्ड कर सकता है। ये क्लब यहाँ पर था कि होल्ड माई बियर। बट ठीक है यार, मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने ये भी पब्लिश कर दिया कि रोनाल्डो ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने के जो पीछे रीजंस हैं, हाँ वो सारे रीजंस हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ मतलब पैसों का मामला बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल यार मतलब चैंपियंस लीग की एक मात्र ऐसा रीज़न है कि यहाँ पर रोनाल्डो यूनाइटेड को छोड़ सकता है अगर वो स्टे नहीं करता यहाँ पर। चैंपियंस लीग एक मात्र वो रीज़न है और वही चीज़ उस पर नहीं है। मतलब चैंपियंस लीग क्या, इस पर चैंपियंस लीग का सी भी नहीं है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न था। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर रोनाल्डो ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। और यूनाइटेड का जो स्टैंड है वो अभी वैसा का वैसा ही है कि रोनाल्डो इज़ नॉट फॉर सेल। भाई जल्दी से आ जाए प्री सीजन। भाई अब कहीं ना कहीं यूनाइटेड फैंस का जो मैं कहूँगा कि टेंशन है ना, वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। वो जो डेस्परेशन है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज की तरफ से मेरे को बढ़ती हुई दिख रही है कि और कितना टाइम। बट ठीक है यार, अगर सीरियस फैमिली इश्यूज है, आई होप कि भाई वो फैमिली इशू इतना बड़ा ना हो और जल्दी जल्दी वो रिजॉल्व करके रोनाल्डो वापस से यूनाइटेड की जर्सी पहने। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अपने दूसरे गोट की, और वो आते हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी। अब देखकर अगर आपको याद हो कि मैंने मेसी पीएसजी पे एक एक्सक्लूसिव एपिसोड निकाला था कि हम मेसी की इस पूरी पीएसजी की नई नवेली टीम के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सीजन में। और वहाँ पे मैंने जब मेसी का रेफरेंस दिया था तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ कही थी कि कुछ भी हो जाए, पीएसजी हर मुमकिन कोशिश करने वाली है कि वो मेसी को 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखे, यानी कि 2024 तक वो इसका कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट फिक्स कर दे। जो हम कह रहे हैं ना कि एक्सटेंडेबल, 1 साल का एक्सटेंडेबल है, उसको यहाँ पर वो फिक्स कर दे। और इसके पीछे बहुत बेसिक सा आंसर है कि मेसी गेम चेंजर है। मेसी को अगर आप ठीक से यूज़ करना, अगर पीएसजी की हम बात करें कि क्योंकि बार्सिलोना में तो देखो कोई भी मैनेजर आए, मेरे को लगता है कि मेसी ने सारे मैनेजर्स को ही कैरी करा है और कुछ मैनेजर्स ने तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी करा है। चाहे हम लुई एनरिके की बात करें, कुछ हद तक वेल्वर्टे की बात करें, उससे पहले अगर हम पेप की बात करें तो वो तो खैर माशाल्लाह जोड़ी एक अलग थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीएसजी की बात करें, एक ही सीजन हुआ है और मॉरिशियो पोचेटिनो उसी में ही फेल हुआ है। इवन मेरे को लगता है कि 50% 40% भी वो मेसी का यूज़ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तो था स्पोर्टिंग रीज़न। अगर हम जर्सीज़ की बात करें तो जिस सबने पता है कि जो हम पीएसजी का सोशल मीडिया प्रेजेंस देख रहे हैं वो मेसी की वजह से शायद से पता नहीं 10-20 गुना कितना बढ़ गया हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जर्सी सेलिंग की बात करें, मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम पैकेज की बात करें तो मेसी तो उनके लिए भाई एक अंडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो तो उसको बांध के रखेंगे। और आज के एपिसोड में अगर हम बात करें रिपोर्ट की और अपडेट की, तो फेब्रिजियो रोमेनो ने इसके रिगार्डिंग यही अपडेट दिया है कि पीएसजी यहाँ पर पूरी कोशिश करने वाली है। और उन्होंने ऑलरेडी मेसी को बता भी दिया है कि पीएसजी, तुम देख रहे हो कि जो कन्विक्शन है वो कितना ज़्यादा है कि अभी तक जो नया सीज़न है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है और पहला सीज़न कुछ ऐसा खास नहीं गया। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि ठीक है, पीएसजी को एटलीस्ट पता है कि उनके पास कितना वैल्यूबल प्लेयर है। खैर वैल्यूबल क्या है, घोट ही है उनके पास। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो उन्होंने बता भी दिया है जो उनका प्लान है मेसी को कि भाई देख तेरे को हम 2024 तक रखना चाह रहे हैं, तो अपना आंसर हमको बता दिया। और इसके रिप्लाई में कहीं ना कि मेसी ने ये बता दिया है कि वो अपना डिसीजन यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद ही बताएगा। मैंने उस एपिसोड में भी यही चीज़ कहा था और इस एपिसोड में मैं सेम चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। आई बिलीव कि मेसी पीएसजी में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा अगर अभी तक की हम बात करें। और उसके पीछे जो रीज़न है वो सिंपल है कि अगर इस सीज़न ख़त्म होने के बाद देयर इज़ 3 पॉसिबिलिटी आती हैं।
मतलब 4 आती है वैसे तो। पहला है कि मैन सिटी खींच ले, दूसरा ये आता है कि MLS चले जाए वो, तीसरा ये आता है कि बार्सिलोना में भाई की होमकमिंग हो जाए, और चौथा ये आ जाता है कि PSG में रुक जाए। तो मेरे को बहुत हाई चांसेस लगते हैं कि MLS ट्राई मारेगा। और रिसेंटली भी हमने मुंडो की एक रिपोर्ट भी हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर वो सर्जियो बुस्केट्स के साथ वहाँ पर फुटस्टेप उसके फॉलो कर सकता है और दोनों के दोनों MLS जा सकते हैं। बार्सिलोना का भाई अभी बार्सिलोना अनप्रेडिक्टेबल है, तो मेसी के मामले में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि वो कब क्या कौन सा पत्ता निकाल दे लेपोर्ता। मैन सिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि मैन सिटी के पास इतना फाइनेंशियल फेयर प्ले में वो स्पेस है या नहीं है। और अगर PSG की बात करें तो देखो उसके पास ये ऑप्शन तो हमेशा के लिए अवेलेबल है ही। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेसी के रिगार्डिंग भी नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको होती हुई दिख सकती है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपनी सदियों पुरानी कहानी फ्रैंकी डियोंग से। लेकिन आज के एपिसोड में जब हम फैब्रिजियो रोमेनो की इस ट्वीट को एनालाइज करेंगे ना, जहां पर उसने बताया कि अब यहां पर टोटल एग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना में काफ़ी पहले से ही एग्रीमेंट वर्बली एग्रीमेंट एग्रीड है। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा अलग है। बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि जो टोटल वैल्यू है वो तो 85 मिलियन यूरोज ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर हम फिक्स वैल्यू की बात करें, यानी कि एक फिक्स वैल्यू प्लस एड ऑन वैल्यू, तो फिक्स वैल्यू 75 मिलियन यूरो यहाँ पे रखी गई है और एड ऑन वैल्यू कम कर दिया गया। और इसके पीछे रीजन बताया गया है कि देखो ये जो फिक्स वैल्यू में इंक्रीज हुआ है ना, ये सीधा सीधा जाएगा फ्रैंकी डियोंग की जो उधारी का पैसा है, जो 17 मिलियन उसको देने हैं बार्सिलोना को, वो सीधा सीधा वो यहाँ से पैसे देंगे। एंड दिस इज द रीजन जब मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर ही इस पूरी जो गुत्थी है ना सुलझती हुई दिख रही है, क्योंकि अब यहाँ पर बार्सिलोना ने निकाल लिया है सॉल्यूशन। उन्होंने यूनाइटेड को पूरा खींच दिया और इस तरीके से खींच दिया कि उनको जो उधारी का पैसा खुद डियोंग को देना था वो इनडायरेक्टली यूनाइटेड से दिलवा रहे हैं। और एक बार आपको देखो, अगर हम अभी तक कोई मेरे को ये कहे कि क्या फ्रैंकी डियोंग का पैशन है बार्सिलोना खेलने के लिए, तो मेरा आंसर होगा यस। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो बार्सिलोना छोड़ नहीं सकता? ये बिल्कुल गलत है। अगर हम फ्रैंकी डियोंग के एजेंट के हम कमेंट्स की बात करें, फ्रैंकी डियोंग के कमेंट्स की बात करें, तो भाई बार्सिलोना के फैंस बुरा मत मानना, लेकिन एज सच इतना रिजिडिटी मेरे को दिखी नहीं है, एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखा कि वो बिल्कुल ही मना कर दे। आई थिंक द सोल रीजन कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ था वो इसलिए क्योंकि फ्रैंकी डियोंग सोचे भाई मेरी क्या गलती है, मैं अपने 17 मिलियन छोड़ के क्यों भागूं, तो मैं तो यही रहने वाला हूं कैंप न्यू में जब तक मेरे को मेरे 17 मिलियन नहीं मिलेंगे। एक बार पैसों का मामला सॉल्व हो गया, उधर से एरिक टेन हैग ने कन्विंस कर दिया, इधर से इसकी बार्सिलोना के साथ बनती नहीं है। सबको पता है कि बार्सिलोना का रिलेशन है वो ऑलमोस्ट ब्रोकन है बिकॉज ये लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेटर से खुश नहीं है। तो यहाँ पर कोई रीजन दिखता ही नहीं है कि वाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर क्यों नहीं होगा, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग अपडेट। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं एक और बड़ी सदी पुराने कहानी की, वो आती है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की से। लेवेंडोव्स्की वापस से बायर्न म्यूनिख आ चुके हैं, बिना फैमिली के हैं। डेथ थ्रेट्स की बात आ रही थी वहाँ पर, इसकी भी आ रही थी कि वो सिर्फ आया ही बायर्न म्यूनिख यहाँ पर अपना मूव को पुश करवाने हैं, ट्रेनिंग में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज बीइंग वेरी प्रोफेशनल। लेकिन अगर हम यहाँ पर बायर्न के पर्सपेक्टिव से डिसीजन मेकिंग के देखें ना, तो देखो यार मैं मानता हूँ कि बार्सिलोना बायर्न के बीच पे कंक्लूजन मीटिंग्स आ रही है, ये कंक्लूसिव डे है, ये 4-5 दिनों में जो होगा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि फिर हम ज़्यादा लेवेंडोव्स्की के बारे में सुनेंगे, या तो बार्सिलोना का प्लेयर बन चुका होगा या फिर नहीं बनेगा। लेकिन अगर बायर्न की अगर खबर की बात करें, इनसाइड रिपोर्ट्स की बात करें, तो बायर्न सबसे पहले तो ये मानती है कि अगर ये डील जा रही है तो हमको बार्सिलोना से एक बड़ा चंक, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जितने पे नेगोशिएट होगा वो हमको एक ही साथ चाहिए। यानी कि मान के चलो अगर 50 रुपये की डील हो रही है तो हमको तो 35 से 40 रुपये एक साथ चाहिए, हमें इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं चाहिए। और इसके पीछे ऑफकोर्स वो ये मान के चलते हैं कि जो बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। और हाँ, वो बकचोदी वाली रिपोर्ट्स भी थी कि 1-2 साल में बार्सिलोना बैंकरप्ट हो जाएगा, मतलब खैर वो तो चुतियापंती है। लेकिन वो यहाँ पर एक रियलिस्टिक रेफरेंस ये भी देते हैं कि आर्तुरो विडाल की डील में भी यहाँ पर बार्सिलोना ने थोड़ा सा हिचकिचाया था और हेजिटेट करा था, और ये चीज़ बायर्न रिपीट नहीं करना चाहती। इसी के साथ यहाँ पर ये भी एक रिपोर्ट्स हमको टिप्स मिली है कि बायर्न प्रेफर करती है कि अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को जाना ही है तो हम यहाँ पर PSG और चेल्सी ऐसे क्लब्स के साथ डील कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा बकचोदी भी नहीं करेंगे। लेकिन खैर ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ इक्वेशन ही हो गया, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के लिए जो दिमाग में एक ही क्लब है और वो यहाँ पर बार्सिलोना है और कोई क्लब है ही नहीं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और भाई वंस अ रेड ऑलवेज अ रेड। तो भाई लिसांद्रो मार्टिनेज के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड के रेफरेंस में, और फाइनली यहाँ पर एक मीटिंग हुई AX के इनसाइड में, और वहाँ पर जो उसका आउटकम आया वो प्रॉपर पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया। और अब ये मान के चलो कि लिसांड्रो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑलमोस्ट डील डन है। और जो बहुत बड़ा की रोल निभाया ना वो निभाया सर एडविन वान द सार ने। मतलब वंस अ रेड ऑलवेज अ रेड भाई,
फाइनली मतलब एक दूसरे क्लब में जब उनकी आपस की प्रॉब्लम है ना, वो फाइनली यूनाइटेड के फेवर में निकल रही है। एंड ही इज वन ऑफ द मैं देखो, जब ऐसा एक प्लेयर होता है ना जो काफ़ी की प्लेयर होता है और काफ़ी वैसी साइनिंग होता है जो कि मेन स्ट्रीम कोई बिडिंग वॉर नहीं होती, कोई वैसा होती, तो वो अंडररेटेड होता है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस पूरे समर में यस फ्रैंकी डियोंग अगर साइन करते हैं तो वो स्पॉटलाइट छीन लेगा, स्पॉटलाइट स्टील कर लेगा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर। लेकिन लेसांद्रो मार्टिनेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेस रेजिस्टेंट सेंटर बैक, और टेन हैग के सिस्टम में हमने एक ही गेम में देख लिया कि कितना बड़ा रोल वो निभा सकता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।